हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज क्लास 11th का हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, उसका नाम है डेप्रिशिएशन। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 8 to 10 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेप्रिशिएशन क्या है। डेप्रिशिएशन का मेन मीनिंग है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट। कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड असेट क्या होती है? वो असेट्स जिसको हम देख और छू सकते हैं, सी एंड टच कर सकते हैं, उन्हें टेंजिबल बोला जाता है। और फिक्स्ड असेट का मतलब है जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगी। तो उन सारी असेट्स की वैल्यू में जो कमी आ जाती है, हम क्या कहते हैं? उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। उसी प्रकार एक टर्म होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब है राइटिंग ऑफ। इसको हम फॉल भी कह सकते हैं। फॉल हो गई वैल्यू इनटेंजिबल असेट की ओवर इट्स यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ। कुछ इनटेंजिबल असेट्स होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है गुडविल, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उनकी वैल्यू भी टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि डेप्रिशिएशन लगता क्यों है, कारण क्या है डेप्रिशिएशन लगने का, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि यूज ऑफ असेट। आप किसी भी असेट को खरीद के ला रहे हो तो टाइम के साथ आप उसको यूज करोगे, यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो वो एक डेप्रिशिएशन का ही कारण है। उसी प्रकार है एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के बीतने की वजह से। जैसे जैसे हम किसी असेट को यूज करते रहते हैं, टाइम बीतते जाता है, तो उस असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। मान लीजिए हम अगर असेट को यूज भी नहीं करेंगे तो भी उस असेट की वैल्यू टाइम बीतने की वजह से कम हो जाएगी। थर्ड है ऑब्सोलिसेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसका मतलब है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाना। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता जाता है तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उससे बनी हुई असेट्स की वैल्यू अपने आप ही डाउन होती जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में आज के टाइम पे नए नए फ़ोन आते रहते हैं, तो जैसे ही कोई नया फ़ोन आता है, जो पुराने फ़ोन होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है और उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। एंड लास्ट है हमारा एक्सीडेंट। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की वजह से असेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो मेनली ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से हमारी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन लगाने का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है जिस कारण से हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता करना। हम लोग अकाउंटेंट हैं, जब हम आगे चल के अकाउंटिंग करना सीखेंगे तो जब हमें किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हमें डेप्रिशिएशन लगाना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जितना रॉ मटेरियल लगाया, प्लस जितना लेबर लगाया, प्लस मान लीजिए आपने मशीन का इस्तेमाल किया, तो उस मशीन को आप पूरी मशीन की कॉस्ट तो आप उस असेट की वैल्यू में या उस प्रोडक्शन की वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते। आप ये देखेंगे कि आपने कितने दिनों तक उस मशीन का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो उसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि उसी को हम डेप्रिशिएशन कहेंगे, जो उस असेट की वैल्यू में गिरावट हुई। जब उन सबको हम जोड़ेंगे तभी हमारी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। बहुत सारे लीगल प्रोविजंस को हमें फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हमें डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करना चाहिए, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डेप्रिशिएशन निकालना पड़ता है। एंड लास्ट जो बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। बेसिकली बिजनेस क्या करता है कि मान लीजिए उसकी असेट की वैल्यू हर साल 10-10 हज़ार रुपये गिरती है, तो हर साल वो एक फंड बनाता है जिसमें वो 10,000 रुपीज इकट्ठा करता जाएगा, ताकि जब उसकी असेट की वैल्यू बिल्कुल फिनिश हो जाए तो उस टाइम पे उसमें उतना फंड अवेलेबल रहे ताकि वो दोबारा से उस असेट को परचेस कर पाए। इस प्रकार से उसको अर्जेंट टाइम पे फंड के क्रक्सेस का सामना नहीं करना पड़ता कि
फंड का क्रंच हो गया उसके सामने और उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे तीन कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे, 3 से 4। आगे अगर हम बात करें जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में पॉइंट्स काम आएंगे वो है कॉस्ट। अगर हम बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड टिल रेडी टू यूज ऑफ एन असेट। रेडी टू यूज वर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए हमने एक असेट को परचेज किया 1 लाख रुपीज में, फिर मान लीजिए कार परचेज की हमने। अब आप कार जब परचेज करेंगे 1 लाख में, उसके बाद आपको उसमें इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। तो आपने 50,000 का उसमें इंश्योरेंस करा लिया, प्लस आपको आरटीओ कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 30,000 का उसके अंदर टैक्स दे दिया, प्लस मान लीजिए आपने कुछ एक्सेसरीज भी लगाई उसमें। तो अगर हम इन सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो जो इनको हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2 लाख रुपीज। यानी कि अगर हम असेट की कॉस्ट की बात करें तो वो 1 लाख रुपीज नहीं है, वो है 2 लाख रुपीज। तो बेसिकली असेट जब तक रेडी टू यूज ना हो जाए उस टाइम तक हमें बहुत सारे उसमें खर्चे करने होते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा, इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट जो याद होने चाहिए। पहला है जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बिकॉज इट इज एन असेट ऑफ बिजनेस। अगर हमने जीएसटी की बात करें, जीएसटी पेड, तो हमने जो जीएसटी पे कराया असेट को परचेज करने में वो हम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बेसिकली जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको इनपुट बोला जाता है और इनपुट जीएसटी हमारे लिए असेट होता है, जिसे बाद में हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। उसी प्रकार से इंटरेस्ट पेड, अगर हमने किसी असेट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट पे किया है तो उसको भी हम असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, या जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट पे मैं खड़े होकर ये सोच रहा हूं कि मेरी 1 लाख की असेट है, बट आने वाले सालों में जब भी मैं उसको बेचूंगा तो वो कितने की बिकेगी। तो मैंने एक अनुमान लगाया, एस्टिमेट लगाया कि मेरी जो असेट है वो 10,000 में बिक जाएगी। तो जो ये 10,000 है ये स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि या इसी को एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि मेरी असेट इतने में बिक जाए और हो सकता है इतने में ना बिके, तो ये मेरा अनुमान है। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस को डेप्रिशिएशन निकालना है कि डेप्रिशिएशन उस असेट के ऊपर कितना लगा, तो डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो हमारे पॉइंट के हिसाब से अगर मान लीजिए मेरी असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, यानी कि उस असेट के ऊपर टोटल डेप्रिशिएशन 90,000 रुपीज का लगेगा। उसी प्रकार से हमारा एक और पॉइंट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। वही बात फिर मैं बैठ के सोच रहा हूं कि मेरी असेट आखिरकार चलेगी कितने साल। तो मैंने एग्जांपल सोचा कि मेरी असेट जो है वो 10 ईयर्स चलेगी, तो यानी कि यहां पे जो मेरी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है। दोबारा से ये वैल्यू जो होती है ये एस्टिमेटेड होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। हो सकता है असेट 5 साल ही चले या हो सकता है असेट 20 ईयर्स भी चल जाए, तो आप इसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके चले हम, तो हमारा डेप्रिशिएशन पर एनम का फॉर्मूला आएगा कि टोटल डेप्रिशिएशन एनुअली कितना लगने वाला है। तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसे हम ERV कहेंगे, डिवाइड में
यूज़फुल लाइफ। तो अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल में ही देखें तो 1 लाख रुपए का हमारा कॉस्ट थी, 10,000 का हमारा स्क्रैप वैल्यू था एंड 10 ईयर हमने लाइफ सोची, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया वो 9,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से आएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर एनम। हमें यहाँ पे कुछ परचेज प्राइस दी है, इंस्टॉलेशन दिए है, जीएसटी पेड, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ दी है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें असेट की कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट के अंदर हम परचेज प्राइस को कंसीडर करेंगे जो है 7 लाख रुपीस, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है 50,000, क्योंकि बिना इंस्टॉलेशन के असेट रेडी टू यूज नहीं बनेगी। जीएसटी पेड को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि जीएसटी पेड हमारे लिए एक असेट होता है। तो यानी कि जो हमारी कॉस्ट है असेट की वो आ गई 7,50,000। तो डेप्रीशिएशन पर एनम का हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, अपॉन में यूजफुल लाइफ। तो हमारी जो कॉस्ट है वो आ गई 7,50,000 माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, वो क्वेश्चन में हमें 40,000 दी है, और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो अगर हम डेप्रीशिएशन पर एनम निकालें तो वो आ जाएगा 71,000, यानी एनुअली इस असेट के ऊपर 71,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। आइए अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जिससे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो बेसिकली हमें जो इस साल पढ़ने हैं वो 2 मेथड्स हैं। एक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोला जाता है। उसी प्रकार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम कहते हैं। आइए इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन दोनों ही मेथड्स में डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए कि किसी भी असेट की कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपीस असेट की कॉस्ट है, और जो डेप्रीशिएशन का रेट है परसेंटेज में वो 10% है। दोनों ही क्वेश्चनों में या दोनों ही मेथड्स में कॉस्ट तो सेम रहेगी 1 लाख रुपीस एंड डेप्रीशिएशन का जो परसेंटेज है वो भी सेम रहेगा 10%। अगर हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर निकालने की कोशिश करते हैं हम कि फर्स्ट ईयर कितना डेप्रीशिएशन लगेगा। तो जो हमारी कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, उसमें हम 10% का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो जो डेप्रीशिएशन आ जाएगा वो 10,000 रुपीज़ का आ जाएगा। अगर हम आज के दिन बुक वैल्यू चेक करें, बुक वैल्यू का मतलब है कि असेट को यूज़ करने के बाद उस दिन या साल के एंड पे असेट की वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगी कॉस्ट में से हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। तो यानी आज के दिन फर्स्ट ईयर के एंड पे डेप्रीशिएशन के बाद असेट की वैल्यू है 90,000। उसी प्रकार अगर हम डेप्रीशिएशन निकालते हैं सेकेंड ईयर का, डेप्रीशिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में वापस से डेप्रीशिएशन कॉस्ट के ऊपर ही निकाला जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए पे 10%, यानी कि अगेन 10,000 रुपीज़। तो जो अब हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी वो है, पहले जो हमारी बुक वैल्यू थी 90,000 थी, उसमें 10,000 की और गिरावट आ गई, यानी कि जो हमारी बुक वैल्यू है वो 80,000 रुपीज़ हो जाएगी। इस प्रकार से हम हर साल डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो एक हमें ऑब्जर्वेशन मिली कि जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम आ रहा है हमारा। बट अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो अगर हम फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन निकालते हैं तो वो होगा 1 लाख रुपीज़ पे ही 10%, जो कि 10,000 के बराबर आएगा। तो हमारी जो बुक वैल्यू है वो आ जाएगी 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि 90,000। बट अगर हम सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालें, डेप्रीशिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो
सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन है आपकी बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कॉस्ट पे ना लग के बुक वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि 90,000 का 10% जो कि आएगा 9,000। तो अगर हम सेकेंड ईयर के एंड पे बुक वैल्यू निकालें तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी 81,000। 90,000 में से हम 9,000 माइनस करेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आया कि जो डेप्रिशिएशन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में वो हर साल सेम नहीं रहता, वो डिमिनिशिंग होता है, यानी कि हर साल डेप्रिशिएशन की जो वैल्यू है वो कम होते जाती है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड्स के बारे में क्लैरिटी आ सके। थैंक यू।